अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। आज बात करेंगे ईरान इसराइल जंग के हवाले से। इस जंग में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ हो सकता है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। और क्या ये जंग कोई आलमी न्यूक्लियर जंग की तरफ बढ़ सकती है या नहीं, इसके ऊपर ये भी बात करेंगे कि क्या हुआ कि अब ईरान इसराइल की जंग एक नए मोड़ पे आ चुकी है। अमेरिका की एंट्री, पाकिस्तान का किरदार, हिंदुस्तान का किरदार और उम्मत मुस्लिमा का इस तमाम सूरत हाल पे जो अमल रहा, उसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिएटर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब फैसल मोहम्मद साहब। और साथ में उनके हमरा हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साहब तजियाना का इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे हमें रिजवान शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। फैसल साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। आपकी बड़ी गहरी निगाह है ईरान और इसराइल के मामले के ऊपर। ये जो तनाजा है, ये अब किस शिद्दत को इख्तियार कर चुका और ये कहां तक बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तनाज़ा तो आपको पता है कि ये मामला जो है मतलब बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये इतना था भी नहीं और ये हल भी हो सकता था। लेकिन सूरत हाल ये बता रही है कि इसे ख़ास तौर पर क्रिएट किया गया है। मैन मेड क्राइसिस जो होते हैं अपने कुछ मफादात की खातिर ये बड़ी ताकतों ने क्रिएट किया है। वरना अदरवाइज देखिए ना, 5 राउंड हो चुके थे और आखिरी राउंड जो है वो 5 जून को होना था। और मेरे पास जो दस्तियाब इत्तलात है वो राउंड बड़ा संजीदा था और उसमें ईरान किसी हद तक राजी हो गया था कुछ मामलात के ऊपर। लेकिन फौरन ही आखिर वक्त के अंदर उन्होंने कह दिया कि जनाब, ईरान को तो बिल्कुल न्यूक्लियर हथियार भी नहीं हो रखने देंगे, हत्ता कि उनको ये कहा जाएगा कि आप टोटल इनरिचमेंट जो है ना वो बिल्कुल नहीं करेंगे, 0% कर देंगे। और तो और इसके अलावा जो कुछ आपने छोटा मोटा अपनी तवानाई के लिए भी जो कुछ आपने हासिल किया है, उसको भी आप जाया कर देंगे। तो ये तो फिर बात मतलब इंतहाई गलत थी। उसके बावजूद भी ईरान ने कहा कि हम ठीक है, देखते हैं, हम बात करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि बात जरा मुश्किल होगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन उसी दौरान आपने देखा कि ईरान के ऊपर हमला हो गया। हम्म। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर आप थोड़ा सा ये देख लें कि एनपीटी पर ईरान ऑलरेडी सिग्नेटरी भी है, इसका प्रोग्राम जो है ऑलरेडी आईएई की निगरानी में भी है, उसके बावजूद हमला कर दिया गया। हालांकि ये तो बात बुनियादी तौर पर गलत है और इस इकदाम के बाद तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका को और जो यूरोपीय ममालिक है उनको थोड़ा सा अपना लचक दिखानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो मुझे ये लगता है कि अब ये मामला जो है बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक जो है मुझे ट्रम्प साहब जो है ना मुकम्मल तौर पर कहीं से संजीदगी उनमें नजर नहीं आ रही। और गुज़िश्ता रात आपको पता है कि G7 का इजलास था। जी। उस इजलास को फौरी तौर पर ट्रम्प जो है छोड़कर चले गए। और उनको तो जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज दी है या उनकी तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो तो यही है कि वो चाहते हैं कि इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद पता नहीं वो कोई बड़ा कदम उठाएंगे। वो कदम इस तरह करना चाहते हैं कि वो ईरान के ऊपर जो है हमला करना चाहते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर ईरान की जो एटमी तनसीबाब हैं, खास तौर पर जो फॉरवर्ड जो उनका प्लांट है, जो जेर ज़मीन है, अगर उसको उन्होंने निशाना बनाया तो आप यकीन करें कि मेरे ख्याल से मैंने आईएई के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे पूछा था। वो कहते थे कि यार उस जेर ज़मीन अगर रिएक्टर को अगर अमेरिका ने निशाना बनाया तो जी। पूरे मशरिक़ वस्ता में उसकी रेडिएशन फैल जाएगी। और इसके लिए जो है सिर्फ सिर्फ गाइडेड बम आपको चाहिए होगा, गाइडेड बम जो बिल्कुल नीचे तक जाता है। और जी। वो इसराइल के पास वो सलाहियत नहीं है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि फिर B-52 ही इस्तेमाल हो सकता है इसमें, और वो सिर्फ अमेरिका के पास है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जो आपने कहा कि जंग बढ़ेगी तो बिल्कुल बिलाशुबा अभी तक तो मुझे नजर आ रही है। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि एक टाइमिंग जो है, स्टॉप वॉच जो है उन्होंने ओपन कर दी है। अब देखें क्या होता है। लेकिन ये कि ये प्रोग्राम जो है ना इंतहाई गलत है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि कहीं से भी इसकी इतनी खास जो है ना मतलब इसके ऊपर कोई मज़ाहमत नहीं आ रही, माँ सिवाय चीन और रूस की तरफ से। जी। अब आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले आपके यहाँ आने से पहले अभी G7 का एलामिया आया है। G7 के एलामिया के अंदर भी उन्होंने भरपूर तरीके से जो है इसराइल की हिमायत की है और ईरान की उन्होंने मुखालफत की है। तो ऐसी सूरत हाल में आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ जा रहे हैं। फजलब, आपने बात की कि जो जंग है इसराइल की, अगर हम बात करें, जो कि आलमी तौर पे टेक्नोलॉजी के एतबार से, डिफेंस टेक्नोलॉजी के एतबार से बड़ा माना जाता है। ईरान ने जिस अंदाज से तय दर पे वार किए, 100 मिसाइल्स का ये इसराइली हुदूद के अंदर दाखिल हो जाना, और आज ऐसा लगता है कि तल अवीव एक गजा का मंजर पेश कर रहा है। क्या ये इसराइल के डिफेंस सिस्टम की एक बड़ी नाकामी नहीं समझा जाएगा, जब S-400 थार्ड पता नहीं कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां पे डिप्लॉय है, फिर भी वो ना रोक पाए इस हमले को?
देखिए सर, असल में मसला ये है कि ईरान को ये पता था कि उसके पास एयरफोर्स तो है नहीं। आपको पता है कि ईरान पर सालों से पाबंदी है, तो जी। लिहाजा उन्होंने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को जदीद तरीन जो है इंस्ट्रूमेंट के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने उसको आरास्ता किया है। और बिलाशुबा उनको वो टेक्नोलॉजी है कुछ चीन से और कुछ रूस से मिली है, जिसकी वजह से ये है कि वो जो मिसाइल जो है वो जो पैट्रियोटिक मिसाइल होते हैं उनको वो जो है मतलब बड़ी आसानी के साथ जो है वो चकमा दे जाते हैं। तो हम्म। उनको पता था कि हमने अगर जो लड़ना है वो उनको पता था कि वहां से तो लड़ाई एयरफोर्स की बुनियाद पर होगी और हमने सिर्फ मिसाइल की बुनियाद पर लड़ना है। तो ठीक है, उन्होंने मिसाइल की बुनियाद पर जंग लड़ी, लेकिन इसमें शायद कुछ है, कह सकते हैं कि शायद हो सकता है कुछ कुदरत की भी मदद होगी, क्योंकि बहरहाल आप देखेंगे जितना कुछ जुल्म गजा के अंदर हुआ है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि आज जो इसराइल के कुछ इलाके गजा की अगर सूरत हाल पेश कर रहे हैं, अगर आप उनको देखें और गजा की सूरत हाल को देखें तो आपको लगता है ऐसा ही होगा कि शायद ये कोई कहते हैं कि ना को दिखा जो माजी जो है इनका वो नजर आ रहा है, या जो कुछ इन्होंने किया है वो उस वक्त दीवार पर होता हमें मतलब नजर आ रहा है। तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि शायद हो सकता है इसमें कुछ अल्लाह ताला की मदद हो। बहरहाल टेक्निकल तौर पर मैं ये कहूंगा कि ईरान को जो मदद जो की थी रूस और चीन ने, उसकी वजह से उनके मिसाइल जो है बहुत ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने अटैक किया है। सर, इसराइल ने अंडर एस्टिमेट किया ईरानी टेक्नोलॉजी को, ईरानी जो रिटेलिएशन की जो सेटअप है उसको। बिलाशुबा बिलाशुबा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है कि उन्होंने बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। उनको बिल्कुल नहीं पता था, इवन दो कि इसराइल ही नहीं बल्कि इवन अमेरिका ने भी और यूरोपियन यूनियन सब ने इसको अंडर एस्टिमेट किया। वो समझ रहे थे कि शायद ये दो होगा कि बस 8-10 जैसे पिछली मरतबा उन्होंने ड्रोन भेजे थे, एक दो ड्रोन भेजेंगे और कुछ ये मिसाइल भेजेंगे तो हम फौरी तौर पर उनको इंटरसेप्ट कर लेंगे। लेकिन वो कोई भी चीज इंटरसेप्ट नहीं हुई, थर्ड भी नाकाम हो गया, दूसरा उनका जो दूसरे पेट्रियोटिक मिसाइल थे वो भी सब नाकाम हो गए। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को। बिल्कुल ठीक है शाह साहब। आपकी तरफ आता हूं, मुझे ये बताएं कि इस वक्त इसराइल टेक्निकल तल अवीव की अगर मैं बात करूं तो वो एक मेगा सिटी से बंकर सिटी बन चुका है कि पूरी की पूरी आबादी बंकर्स में धकेल दी गई है। और वहां पे अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं कि इसराइली अफवाज वो भी उस अंदाज से पैशनेट नजर नहीं आती। और कल जो ईरानी मीडिया का एक वाकया हुआ जिसमें एक खातून जब वहां पे ईरानी स्टेट चैनल के ऊपर लाइव जा रही थी, वहां अटैक किया गया और उसके बाद 45 मिनट के फौरन बाद वो खातून फिर आती हैं और उसके बाद जो एक तारीख रकम हुई एक सहाफत की, एक बहादुरी की, वो किस अंदाज से देखी जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि फैजल साहब ने बड़ा अहम इसके ऊपर अपना तजिया पेश कर दिया है। लेकिन बुनियादी बात तो ये देखी जाएगी कि जारहाना पॉलिसी अपनाई किसने, या ये जंग या ये तनाज़ा शुरू किसने किया। शुरू उसने किया जो हमेशा से दुनिया पर अपनी इजारादारी चाहता है, जिसको ना ह्यूमन राइट्स का खौफ है, ना उसको दुनिया के कानून का खौफ है, और ना उसे किसी ताकत का खौफ है, और वो है दुनिया में मौजूद इसराइल। बेसिकली ये सारा तनाज़ा इसराइल की जारहाना सूरत हाल पर जो है पेश आया है। लेकिन वो बात फैसल साहब ने एंड में बहुत अच्छी कह दी है कि असल में दुनिया अंडर एस्टिमेट कर गई है ईरान की ताकत को। ईरान ने दुनिया को सरप्राइज दे दिया है। और जो आप बात कर रहे थे हाइफा सिटी की, तो हाइफा सिटी देखें एक पोर्ट सिटी है और उधर तमाम मेन चीज़ें इसराइल की वहाँ पर है। उधर तजारत है, उनकी उनकी माशी कुव्वत है। बल्कि फैसल साहब से ही बात हो रही थी तो फैसल साहब ने बताया कि उनके जो ऑयल्स हैं, गैसेज हैं, उसके तमाम जखीरे, तमाम सप्लाईज उधर से हैं। बड़ी तो कंपनी इसराइल की वहां पे मौजूद है। जी, ईरान का हाइफा के ऊपर प्रेशर डालने का मकसद ही यही है कि इसराइल की माशियत पे भी प्रेशर डाला जाए और इसराइल की दिफाई कुव्वत पे भी प्रेशर डाला जाए। इसके अलावा आज ये भी मजीद इतलात हैं कि मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर भी ईरान जी। ने आज दिन में हमले किए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आज ईरान ने दिन में हमले किए हैं। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर मजीद जल्दी पर जो तेल डाला गया है वो डाला गया है जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब से, जिनको हम भी समझते थे और हमारी जहन के अंदर ये बात थी कि शायद वो अमन के पैगंबर हैं और दुनिया में उन्होंने पहले ही कह दिया कि वो जंगों के खिलाफ हैं। लेकिन अब जिस तनाज़े को वो शुरू करने जा रहे हैं, ये एक आलमी तनाज़ा बन सकता है और ये तीसरी जंग अजीम बन सकती है, जिसमें अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ इसराइल और ईरान के दरमियान, तो मेरा ख्याल है कि फिर बाकी बड़ी सुपर पावर भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी और ये एक बहुत बड़ा आलमी तनाज़ा बन जाएगा। शाह साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज यूएस में कांग्रेस ने इस बात की भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को इंटरनल मज़ामत भी बहुत ज्यादा है। वहां भी कहा जा रहा है कि इस वक्त हम किसी भी तौर पे नई जंग में या किसी ऐसी जंग में जिसका हम हिस्सा नहीं होना चाहते, हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और अब चाइना ने भी अमेरिका को बाकायदे तौर ये पर उधर वार्न कर दिया है। सेनेटर्स, उधर के जी। सेनेटर्स ये आवाज उठा रहे हैं।
बिल्कुल उठा रहे हैं। और चाइना की उनका वार्निंग जा सेनेटर चुकी है ये अमेरिका को। देखिए, बात यह है कि दुनिया को बैलेंस तो रखना होगा ना अपने आप। दुनिया किसी एक खपती मुल्क के हवाले नहीं कर सकते, वरना हम्म। दुनिया तो सारी तबाह हो जाएगी। तो ये जो सूरत हाल अभी ट्रम्प साहब को, ये मेरा ख्याल है सियासी तौर पे एक बहुत बड़ी भयानक गलती करने जा रहे हैं। बल्कि मैं फैसल साहब का एक ट्वीट पढ़ा था, उन्होंने बड़ा बहुत ही दानिशमंदी वाला ट्वीट किया है कि दुनिया एक बहुत बड़े सहारे की तरफ जा रही है ट्रम्प के इस फैसले की वजह से। हम्म। और इसकी उनको अपने मुल्क में भी मुखालफत का सामना है। कई सेनेटर्स हैं जो वो ये कह रहे हैं कि ये वॉर हमारी नहीं है जिसमें अमेरिका जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें खाली अमेरिका इन्वॉल्व होगा, मैं आपको पहले कह चुका हूं, इसमें बाकी सुपर पावर्स जब इन्वॉल्व होंगी तो ये एक आलमी साहनिया बन जाएगा। और इसमें चाइना की तरफ से भी आज काफी सीरियस बयान आए हैं, उन्होंने Exactly. बिल्कुल इसके ऊपर अपने इजहार किया है बहुत ज्यादा तशवीश का। फैसल भाई, ये सहर इमामी, कल तक शायद इस नाम को ईरान में तो लोग जानते थे, आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। बल्कि पूरी दुनिया की, शायद अगर कोई और वक्त में वाकया हुआ होता, किसी और मुल्क में हुआ होता, तो दुनिया भर की जो खवातीन की जो तंजीमें, इंसानी हुकूक की जो तंजीमें, वो आज सहर इमामी के पोस्टर्स बना रही होती। कल ईरानी स्टेट टेलीविजन पे वो लाइव जा रही थी, अटैक हुआ, वो अटैक के बाद वो सब लाइव गया और विद इन फ्यू मिनट्स वो फिर से लाइव आई और उन्होंने पूरे ईरानी क्राउड को चेयर अप किया। जो मोराल एक वक्त में गिरता नजर आ रहा था, वो फिर से अपलिफ्ट किया। इस कहानी को कैसा देख रहे हैं आप? बिलाशुबा जनाब, मैं समझता हूँ कि एक बहादुर पेशावर जो है अपने पेशे के साथ उन्होंने ईमानदारी का सबूत दिया। हालांकि ऐसे मौके पर अच्छे अच्छे लोग जो हैं अपने होश व हवास जो है खो बैठते हैं। और ऐसे वक्त के ऊपर जबकि आपको पता है कि एक बड़ी ताकत है और आपके ऊपर हवाई हमले हो रहे हों, उसी दौरान आप वापस आएँ और अपने होश व हवास को मुज्तमा करके दोबारा अगर आप वो करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बिलाशुबा हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए। और हमें, मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक जो इसमें एक अहम पैगाम है वो ये है दुनिया के तमाम सहाफ़ियों को, कि वो सहाफ़ी हज़रात भी देखें कि उनके ऊपर किस कदर भारी ज़िम्मेदारी होती है और कैसे-कैसे हालात का उनको सामना हो सकता है। और ऐसे हालात के लिए उनको हमेशा चाहिए कि वो इस वाक़ये से सबक सीखें और अपने आप को इस सूरत हाल के लिए से सामना करने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सबक है बहादुरी का। फैसल भाई, ये एक वेस्टर्न हिपोक्रेसी भी सामने आई ईरान इसराइल की जंग में, कि जब दुनिया भर में कोई वाकया होता है या कोई भी चीज होती है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो इंसानी हुकूक की बात करता है वो बहुत ज्यादा इस पर वोकल होता है। लेकिन जब ईरान की बात आई, इसराइल की बात आई, इस जंग की बात आई, तो पूरी जो वेस्टर्न कुव्वत है वो खामोश है। और मैं चाहूंगा जरा मुस्लिम कंट्रीज का किरदार भी इस पर बताएं कि उनका क्या किरदार रहा, क्योंकि वो भी उस अंदाज से महज मजम्मती बयान की जवा और कुछ कर नहीं पा रही। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जैसे भी मैंने आपको कहा था कि ये हमारा जो मामला है मुस्लिम दुनिया का, ये बड़ा अफसोसनाक है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त ट्रंप ने कहा था पहली मर्तबा कि ईरान पर हमला होगा, तो उस वक्त कम अज़ कम मज़म्मती बयान उस वक्त आने चाहिए थे। ये बयानात जो है ये उस वक्त के थे जबकि ट्रंप ने कहा था, लेकिन उस वक्त किसी ने उस पर मज़म्मती बयान नहीं दिया। लेकिन जब ईरान के ऊपर पहला हमला जारिया जब इसराइल ने कर दी, तो उसके बाद फौरी तौर पर ये होना चाहिए था कि ओआईसी का हंगामी इजलास बुलाया जाता। और हंगामी इजलास बुलाने के बाद खास मैं समझता हूँ ये काम पाकिस्तान को करना चाहिए था, क्योंकि दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ थी। पाकिस्तान को चाहिए था कि फौरी तौर पर ओआईसी का हंगामी इजलास बुलाता और बुलाने के बाद फौरी तौर पर यह फैसला किया जाता सर कौन बुलाता? कि फैसल सॉरी, तमाम कथा कलामी कर रहा हूं, कौन बुलाता? शहबाज शरीफ साहब उस पाकिस्तान। वक्त मुल्क से बाहर थे, वजीर आजम। आपकी काबीना के बेशतर अरकान इस वक्त अहम तरीन दौरों पे हैं, तो कौन इस तो इजलास को कॉल करता, कौन ये लीड तो सर करता? एक तय, वही बात कर रहा हूँ, ये तो एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत गया था ना। अब देखिए इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो सरहदों से, मैं इस वक्त पाकिस्तान की सरहदों से तीसरी आलमी जंग के मैं नकारे सुन रहा हूँ। ड्रम, मतलब मैं सुन रहा हूँ कि ड्रम बज रहा है तीसरी आलमी जंग का हमारी सरहदों पे। लेकिन हमारे जो आर्मी चीफ साहब है वो इस वक्त क्या कहना चाहिए कि सिफारती तौर पर हाईजैक हुए हुए हैं या उन्हें कहीं से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये कैसे हो सकता है कि आपके मुल्क के पास बिल्कुल, और जो आपके बिल्कुल आपको पता है कि क्या सूरत हाल है, सारी दुनिया का एक इंपॉर्टेंट मुल्क है, सबसे बड़ी उसकी फौज है, न्यूक्लियर ताकत है और और हमारा उसके पड़ोस पड़ोस भी के है, अंदर। जी, हमारा पड़ोस भी है। जी पड़ोस भी है, उसके अलावा हम न्यूक्लियर ताकत है और हमारे पड़ोस के अंदर न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर तंसीबात के ऊपर अटैक हो रहा है। और हमारे आर्मी चीफ इस वक्त जो बाहर हैं और हमारे वज़ीर आज़म को, ये तो बाकायदा तयशुदा, मैंने कहा ना कि तयशुदा मंसूबे के तहत इनको हाईजैक कर लिया गया था, सिफारती तौर पर हाईजैक किया गया था, इनको बाहर भेज दिया गया था ताकि ये कोई ऐसा बड़ा इकदाम ना उठा सकें।
तो चले कम से कम अगर यहाँ से नहीं हुआ तो शायद सऊदी अरब को करना चाहिए था। लेकिन बुलाने के बाद ओआईसी का इजलास बुलाकर एक मुत्तफ़िका ये करारदाद होती कि जनाब फौरी तौर पर जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, ईरान पर चूंकि हमला हो गया है, लिहाजा अब इसराइल को दूसरे किसी भी अटैक के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद हम फराहम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बयानात की हद तक मजम्मत हुई, जिसके नतीजे में आपने देखा कि आज G7 ने भी देख लिया, क्योंकि मेरी कल रात को बात हो रही थी इस हवाले से। अहम जो यहाँ पे सफारतकार हैं, जो तजिया निगार हैं, वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो रद्द-ए-अमल आया है मुस्लिम दुनिया का, उस फीके या फुसफुसा एक लफ्ज़ से कहते हैं ना, उसने कहा कि फुसफुसा जो रद्द-ए-अमल आया, उसने अमेरिका को शह दी है और उनको पता लग गया है कि मुस्लिम दुनिया जो है कुछ भी नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने बराह रास्त एक मुल्क की सलामती को चैलेंज किया है, और जबकि उसका ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा ना, वो एनपीटी में सिग्नेटरी है, और वो एक ऐसा मुल्क जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को वायलेट कर रहा है, सबको पता है। आपको मालूम है कि 181 जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, जिसमें 2 रियासती हल की बात है, इसराइल जी। ने उसको टोटल रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि हम मानते ही नहीं इस बात को। और उसके अंदर एक ये चीज़ भी है कि 181 के अंदर आपको शायद ये भी बताओगे कि मस्जिद अक़सा का जो कंट्रोल है, गालिबन जी। मैं अगर गलती पे नहीं हूँ, तो उस करारदाद के तहत ये भी कहा गया कि मस्जिद अक़सा का कंट्रोल इसराइल के पास नहीं होगा। लेकिन आप देखें सरेआम वो बैनुल अक़वामी सतह पर आलमी क़वानीन की जो है धज्जियां उड़ा रहा है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका ने उसको छूट दी है सिर्फ मुस्लिम दुनिया की कमजोरी को देखते हुए। तो ये मैं समझता हूँ, अल्लाह ताला रहम करे, अगर खुदा ना खास्ता ये मामला अगर ईरान के ऊपर हो जाता है और ईरान अगर किसी बड़ी तबाही का शिकार होता है, तो बिलाशुबा आप यकीन करें कि इसके बाद मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि ये पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करने की तरफ आएंगे। हुआ वो पुरअमन तौर पर आए, हुआ वो आपको खरीदें या आपके खिलाफ जो जारहाना रवैया अख्तियार करें। ये अब जो है मैं सिफारती सतह पर ये स्मेल मैं कर रहा हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन शाह साहब, एक जब पाकिस्तान के ऊपर बात आती है डी न्यूक्लियराइज करने की, तो वहां पे भारत का भी नाम आता है। ईरानी सफीर की मैं आज गुफ्तगू सुन रहा था, वो बड़े नाला थे कि भारत ने कोई मजम्मती बयान नहीं दिया। इस पूरे मामले में भारत का क्या किरदार देख रहे हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ईरान को अपनी आस्तीनें झाड़नी चाहिए। ईरान को समझना चाहिए कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दोस्त नहीं है। आप चाहे बाहर की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर लें, आप वहाँ पर मौजूद जो दूसरे ग्रुप्स हैं, दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उधर से चेक कर लें। फिर आप डिप्लोमेटिक तौर पे अगर देखें तो ईरान की क्या मतलब भारत के साथ एक कोई पार्टनरशिप बनती है, मुझे तो नहीं नज़र आती। मुनाफकाना किरदार नज़र आता है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन सोशल मीडिया के 80% जो अकाउंट्स हैं इसराइल के, वो भारत से ऑपरेट होते हैं। तो आज वो अगर ऑपरेट हो रहे हैं तो वो ईरान के खिलाफ ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। हम इतने प्रेशर में हैं कि हम ईरान गैस पाइपलाइन उसको जो है ना कंप्लीट नहीं कर पाते। हम पर दुनिया का इतना प्रेशर है। ईरान को ये बात समझनी चाहिए कि ईरान के दोस्त कौन है। हमारा बरादर मुल्क है, हमारा इस्लामी मुल्क है, हम इस्लामी मुल्क हैं। ईरान को खुलकर अब ये बात समझ आना शुरू हो चुकी है। इसलिए ईरान को चाहिए कि वो अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसमें से बहुत सारी अपनी खामियों को, बहुत सारी अपनी सिफारती गलतियों को दुरुस्त करे। शाह साहब, इसमें एक और भी एंगल है ना, भारत की जानिब से एक प्रोपेगेंडा भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है। ये खबरें फैलाना कि पाकिस्तान ने किसी तौर पे इसराइल पर अटैक किया, या मजीद इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन का फैलाया जाना, इस सारे इकदाम को कैसा देख रहा हूँ? खास तौर पे ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है उन भारतीय जरीदों की तरफ से फैलाई जा रही है जो माजी में मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज फैलाने के ऊपर बड़े भारी जुर्माने बर्दाश्त कर चुके हैं। तो क्या आलमी दुनिया इसको भी तरफ देख रही है? क्या कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि भारत इस आड़ में कोई नई जंग छेड़ना चाहता हो? देखें, भारत क्या नई जंग छेड़ेगा? वो कहते हैं कि स्वीप बिफोर योर ओन डोर, के तुझको पराई क्या पड़ी अपनी निबेड़। तो अभी भारत ने बड़ी हजीमत उठाई है हमारे साथ, और हमारी अफवाज ने जो भारत को जवाब दिया है, जो राफेल गिराए हैं हमने, और इसके अलावा भारत को चंद घंटों के अंदर जो दांत खट्टे किए हैं, तो मेरा ख्याल है भारत को इस जो है ना खित्ते में चौधरी बनने का ख्वाब है, वो तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने उसका ख्वाब वो बिल्कुल जो है ना वो टोटे टोटे कर दिया है। तो भारत जिस तरह की अभी स्ट्रेटजी यहाँ पे बना रहा है, हमेशा से प्रोपेगेंडा करता है भारत। वो आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ उसका प्रोपेगेंडा होता है। अभी वो ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। बहुत सारी ऐसी वीडियो, बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर चीजें ऐसी हैं जो भारत से लॉन्च हो रही हैं। मतलब आप देखें ना, इससे ज्यादा और क्या सबूत है कि बलूचिस्तान के जो आज हालात हैं अभी देखें, वो सारे भारत की वजह से हैं। वहां पर भारत की प्रॉक्सीज काम करती हैं। भारत वहां पर BLA को और कई तंजीमों को सपोर्ट करता है।
तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि भारत जिस तरीके से अभी पहले करता रहा है वो उसको तो अभी शिकस्त हो चुकी है, लेकिन अब जो ईरान के ठीक। बारे में कर रहा है, ईरान को समझना चाहिए कि वो एंटी ईरान एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडे में भारत इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं। सर पॉइंट टेकन फैसला। नेक्स्ट 48 आवर्स, नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स, बल्कि मैं कहूंगा आज की रात क्या एक्सपेक्टेड है? ईरान के पास क्या जवाब है, अमेरिका क्या करने जा रहा है, और इसराइल का क्या गेम प्लान नजर आ रहा है? सर नेक्स्ट 48 आवर तो इम्पोर्टेंट है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका शायद हो सकता है कि कोई, जैसे मैंने कहा था कि वो एक अपने गाइडेड बम के जरिए हो सकता है कि ईरान के न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं उनको निशाना बनाएगा, ये कंफर्म बात है। और 48 घंटे की अगर आप बात करते हैं तो फिर उसमें मुझे दूसरे ममालिक के कूदने का भी उसमें भरपूर अंदेशा है, बल्कि यकीन है, क्योंकि आपके से बात करने से तकरीबन 2 घंटे कबल ही जो है सरगेई लारोव जो है वापस आए हैं शुमारी कोरिया से। जैसे ही जी। ट्रंप ने कल लेफ्ट किया G7 को, तो उसके फौरन 1 घंटे बाद जो है सरगेई लारोव ने फौरी तौर पर फ्लाइट पकड़ी शुमाली कोरिया के लिए, और वहां पे जाके उन्होंने बात की किम ऑन यूंग से और तमाम सूरत हाल के ऊपर उनसे तबादला ख्याल किया। किम ऑन यूंग जो है इस जंग में कूदने के लिए और अमेरिका से दो दो हाथ करने के लिए परेशान है। तो मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने कहीं गाइडेड मिसाइल से हमला कर दिया और जैसा कि मैंने कहा कि इलाके में रेडिएशन फैलेगी, तो फिर मैं समझता हूं कि ये मामला बढ़ेगा और ये जंग बिलाशुबा, जैसे कि अभी शाह साहब ने कहा है कि तीसरी आलमी जंग की तरफ की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दुनिया जो है इस वक्त इंतहाई खतरनाक मोड़ पे आ चुकी है, और ट्रंप की बेवकूफ़ियों की वजह से जो उन्होंने इसराइल को बिलाशुबा जो इतनी बार बार जो उन्होंने उसको इतनी छूट दी कि आज वो एक ऐसा मुंहजोर घोड़ा बन चुका है कि वो किसी भी आलमी कवानीन की वो परवाह नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल के अंदर अब बहुत टाइम आ चुका है, बहुत अच्छा टाइम है फौरी तौर पर मुस्लिम दुनिया को जो है ना फौरी तौर पर फैसला करना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं, क्योंकि आज तक की सूरत हाल ये बता रही है कि जितने भी मुस्लिम दुश्मन कुव्वतें हैं वो आलम इस्लाम को कहीं भी और किसी भी जगह ताकतवर अनासिर के तौर पर इस कुर्राए अर्ज पर नहीं देखना चाहती। ये हमारी ये लम्हा फिक्रिया है। मतलब आज रात तेहरान पे कुछ बड़ा अटैक एंटिसिपेट आप कर रहे हैं, और दूसरा तेल अवीव पे क्या ईरान की जानिब से आपको बड़ा अटैक एंटिसिपेट करने जा रहे हैं? अगर ईरानी इंटेलिजेंस को खबर हो गई कि जनाब बिल्कुल आज ये गाइडेड बम इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है कि शायद फिर ईरान इस मरतबा वो पहल कर दे। आपकी बात की न्यूक्लियर मैं पहल हो तस्दीक सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। आज ईरान कोई न्यूक्लियर अनाउंसमेंट कर सकता है? उम्मीद है। वैसे छोटे धमाके तो कर चुका है, आपके पहले भी प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि सलाहियत तो तकरीबन उसके पास है। तो हो सकता है वो बड़ा धमाका एक्सप्लोजन भी कर दे। बट अगर इस फैसला ये अगर कोई बड़ा न्यूक्लियर आबकारी की बात कर रहे थे हम, अगर कोई अनाउंसमेंट कर देता है ईरान को न्यूक्लियर सलाहियत हासिल कर चुका है, तो फिर तो एक स्टेलमेट की पोजीशन हो जाएगी ना। फिर तो अगर अमेरिका इसराइल आगे बढ़े तो एक आलमी जंग मुंह पे, पीछे हटे तो शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी। सूरत हाल कहां जाएगी फिर? नहीं, मसला ये है क्या, देखिए यहाँ मामला तो ऐसा आ चुका है ना, मैंने आपसे कहा कि इस वक्त ऐसा है कि अगर ईरान डिक्लेयर कर भी दे तो भी ये करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने तैयारी कर रखी है मुसलसल। वो चाहते हैं कि अगर ईरान अगर न्यूक्लियर कर भी देता है मिसाल के तौर पे, तो उनको पता है न्यूक्लियर से लोग क्यों बचते हैं, इसीलिए बचते हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन होगी। लेकिन उनको जी। पता है कि जब हम गाइडेड बम मारेंगे तो भी न्यूक्लियर रेडिएशन होगी। तो सिर्फ उनको खतरा सिर्फ ये होगा कि ईरान कहीं तेल अवीव के बजाय ऐसा ना हो कि जो अमेरिकी बहरी बेड़े हैं उनकी तरफ ना कहीं वो कर दे, क्योंकि वो बार बार ये कह चुका है। और ईरान ये काम कर सकता है क्योंकि जितने भी हमारे पड़ोस के मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने अब तक किसी ने भी इसराइल के लिए कोई अपनी जो स्पेस है वो बंद नहीं की, तो वो पहले भी कह चुके हैं। तो आपने एक मिसाल सुनी होगी कि मरता क्या ना करता। तो ये तो मामला अब जो है ना बिल्कुल, या तो एक ही चीज है कि फौरी तौर पर जो है जंग बंद की जाए और फौरी तौर पर इसराइल को रोका जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसराइल रुकेगा या अमेरिका रुकेगा, क्योंकि ट्रंप के बड़े वाज़ेह अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि मैं इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल क्लियर है, उनको इस चीज की बिल्कुल डर नहीं है कि ईरान ने बना लिया है या नहीं बनाया है। वो अब जो है उन्होंने देख लिया कि दूसरे तमाम मुस्लिम ममालिक या दूसरी, अब देखिए ना मिसाल के तौर पे कल वो सेनेटर इसहाक डार का बयान आया था। उन्होंने कहा कि जनाब हमने ये बयान नहीं दिया। हम भाई आपको ये कहने की क्या जरूरत थी? आपको पता है कि ट्रंप का भी एक बयान जो है डमी चला था, लेकिन ट्रंप ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि डमी बयान है, एक सर आईए ख्वाजा जनरेटेड है। आसिफ साहब, माजरत के साथ, ख्वाजा आसिफ साहब तो इस वक्त अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर डिक्लेयर कर चुके हैं, तो वो तो है इस तरह की सिचुएशन। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, वो ख्वाजा आसिफ साहब की बात है, वो ऐसे ही वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। लेकिन ये कि सूरत हाल इंतहाई गंभीर है
और अल्लाह ताला रहम करे, पाकिस्तान के लिए बड़े खतरात में आने वाले वक्तों में देख रहा हूँ। अच्छा मतलब आखिरी में मुझे ये बता दें, कल को यहाँ पे कोई न्यूक्लियर अटैक कर देता है इसराइल, या चले कोई ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बना देता है, और ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज का निशाना सही हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियर ताबकारी हो भी जाती है, तो इसराइल को तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर ईरान में हो, इसके न्यूक्लियर असरात पाकिस्तान में हो या अजरबैजान में हो, तो ईरान तो उसको अपॉर्चुनिटी गेन करेगा ना। नहीं देखिए, अगर अगर खुदा ना खास्ता अगर हो जाता है, जैसे मैंने कहा, अगर ताबकारी असरात अगर फैलेंगे, तो ये आप मत भूलें कि वहां पे खलीज के अंदर अमेरिकन जो है बेसिस भी हैं। और आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले कतर के वजीर खारजा ने भी इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। तो अब ये तो देखना ये होगा कि अगर गाइडेड बम से अगर इस्तेमाल होता है, खासतौर पे जो उनका जेर जमीन प्लांट जो है, अगर वहां पर अगर भरपूर तरीके से ताबकारी, हमें तो ये नहीं पता कि उन्होंने इनरिचमेंट की कितने कितने बॉम्ब जी बना लिए हैं, क्या पोजीशन है। ये तो ताबकारी निकलने के बाद पता लगेगी वो कहाँ तक फैलती है। तो ये उस खित्ते के लिए भी सबसे बड़ी है। मैं समझता हूँ, एक मुख्तसर आखिर में ये कहूंगा कि अगर अमेरिका ने यहाँ पर हमला किया गाइडेड बम के जरिए, और ईरान के रिएक्टर को अगर उसने अगर अटैक किया, तो मैं समझता हूँ ये अमेरिका का पूरे खित्ते पर हमला तस्वुर होगा। इसराइल की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei को निशाना बनाया जा सकता है अभी? फिलहाल मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। सर पॉइंट टेकन। शाह साहब, इसका क्या ड्रॉप सीन देख रहे हैं, क्योंकि 24 से 48 घंटे हैं, अहम तरीन है, क्या होता नजर आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है, और सूरत हाल कहां तक बिगड़ सकती है? हाँ, एक तासुर अमन हो जाएगा, सुलह हो जाएगी। अमन और सुलह तो यहाँ पर दिखती नहीं है। यहाँ पर अमन और सुलह वहां पर होती है जहाँ बराबरी की बुनियाद पर बात की जाए, जहां पर आप खित्ते में एक शख्स को बदमाश बनाकर मानते हैं और उसकी हर जायज नाजायज बात के पीछे आप दुनिया में सब कुछ करने को तैयार हैं, तो वहां पर फिर अमन और सुलह की बात नहीं होती है, वहां पे जंग होती है, तबाही होती है। और ये फैसल साहब की जो बात है ना, इसको मेरा ख्याल में आप शायद वो, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक अंदाज में बात करते हैं, उसको मैं एग्जैक्टली। मजीद वाज़ेह ये कर दूं कि अभी जिस आग और खून का दरिया बनने जा रहा है ना ये पूरा खित्ता, उसको मेरा ख्याल है आज अभी ना हमारे इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक समझ रहे हैं, ना वो हम खुद समझ रहे हैं, और ना हम जो है ना लोगों को समझा पा रहे हैं। हमारा काम है लोगों को मैसेज देना, मुल्कों को मैसेज देना, ठीक है ना। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरफ इस वक्त अमेरिका ले जा रहा है, और अमेरिका ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, और अगर आप ये समझते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को आप उड़ा देंगे, तो भाई आप फिर ये समझें कि आप तिजारत भी भूल जाएं, आप यहाँ पे सारे जो है ना वो आमदोरफ्त भी भूल जाएं, आप अमन भी भूल जाएं, क्योंकि उसका रिएक्शन जो ईरान देगा वो सिर्फ इसराइल पे नहीं देगा, वो अमेरिका के ऊपर बैरी जो है ना अड्डों पर भी देगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर ला मोहल्ला बाकी मुल्क भी इन्वॉल्व होंगे। और फैसल साहब ने जो बात की है ना नॉर्थ कोरिया वाली, उसको आप बहुत हल्का ना समझें। नॉर्थ कोरिया में जो किम साहब हैं वो इतने खतरनाक शख्सियत है, जिनके बारे में यह है कि उनके खुद जो है ना मतलब के खानदान वाले, उनके मुल्क वाले, उनके थिंक टैंक्स कहते हैं कि हमें पता नहीं अगले लम्हे में ये किस मूड में आ जाएं। और उनके पास जो मिसाइल हैं वो ऐसे मिसाइल हैं जो दुनिया के 3-3 चक्कर लगा के भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो ये जी बहुत बड़ी तबाही देख रहे हैं, और अल्लाह ताला इससे इस खित्ते को भी महफूज करे और हमारे मुल्क को भी महफूज करे। और जहां तक बात रही थी, आप इस हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर जरूर जो है ना मतलब एक बात ये कहना चाहूंगा कि आज तक हमारे इतने मतलब जब एटमी जंगों का खतरा हो जाता है और जहां पर ताबकारी का खतरा हो जाता है, तो वहां पर हुकूमतों का काम है कि वो अपनी आवाम को समझाएं कि किस तरह प्रिकॉशंस क्या करने हैं। तो अभी तो हमारी हुकूमत को यही नहीं पता कि वो मखसूस नशिस्तों के ही फैसले सुन रही है छुप छुप के खिड़कियों से, ठीक है ना, वो उन्हीं के पीछे पड़ी हुई है, तो उसको ये अंदाजा भी नहीं है कि कितनी तबाही हो सकती है इस ताबकारी से। फैसल साहब जो एग्जैक्टली। आगाह कर रहे हैं, फैसल साहब आगाह कर रहे हैं जो जिस चीज को, वो ताबकारी हमारे बलोचिस्तान, हमारे पूरे खत्ते में फैल जाएगी, एग्जैक्टली। से आप एग्जैक्टली। भाग नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जब लास्ट आखिरी ऑन लाइटर नोट, आपने ट्वीट किया था, बड़ा मजे का था। अमेरिका ने अपने जो बहरी बेड़े यूक्रेन के दिफा के लिए लगाए थे, सर वो तो हट गए। वहां पे क्या होने जा रहा है? आप यूक्रेन से आए, जरा ताजा तरीन खबर ही देते हैं हमें। सर वो यूक्रेन की तो सूरत हाल ये है कि वो तो परेशान हो गए हैं इस वक्त, क्योंकि जेलेंस्की का, मैंने आपको कहा था कि जेलेंस्की का तो मुझे लगता है कि वो ट्रक के नीचे जाएगा, वो टाइम आ गया है उनका। क्योंकि हम्म। उन्होंने तो न सिर्फ वहां से अपनी पेट्रियोटिक मंगवा लिए हैं, मिसाइल वो भी मंगवा लिए हैं। और कल आपको पता लग गया होगा कि कल गुज़िश्ता रात जो है तकरीबन बहुत जबरदस्त हमले किए हैं रूस ने
यूक्रेन के ऊपर, तो अब रूस कोशिश कर रहा है कि इससे पहले कि यहाँ पर ये मामला हो, जब तक ईरान की जंग में हो सकता है शायद उसे कूदना पड़े, तो इस मौके का फायदा उठाते वो चाहता है कि कीव के ऊपर किसी न किसी तरीके से कब्जा कर लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो ना जो है वो अपना रकबा जो है, जमीन जो है वो रूस के पास आ जाए, ताकि वो उसका बफर जोन जो है बहुत वसी हो जाए। रूस बिलाशुबा इससे फायदा उठाएगा।